अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मुझे उम्मीद है आपको मैं नज़र आ रहा हूँगा और मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। यस, यहाँ पर इस वक्त मैंने ये सेटअप लगाया हुआ है यौम आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ़ रिकॉर्डिंग्स करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास कोई इतना टाइम, अब मुझे बहुत सारे दोस्त अहबाब ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनकी जूम कॉन्फ्रेंसेस में शरीक हूँ अगले कुछ दिनों में, पर मुझे अफसोस है कि ये मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आई हुई हैं कि वो सारी मैनेज नहीं हो सकती इकट्ठी। और दूसरी चीज़ है कि इतना मुमकिन भी नहीं है मेरे लिए कि मैं एक दिन में इतना ज़्यादा डिफरेंट जूम सेशंस को अटेंड कर सकूं। तो मैं तो ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स करके ही, वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करके ही लोगों को भेज रहा हूँ। और अभी तक अल्लाह के फजल से कोई 100 से ज़्यादा मुझे वीडियो मैसेजेस की रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, जिनमें से मैं कोई 40 के करीब रिकॉर्ड कर चुका हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं करूँगा। आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़? ज़िशान अहमद भाई, तो ਤੁਹਾਡਾ नंबर गुआच गया यार मेरे को। अच्छा खैर, ज़िशान अहमद भाई ज़रा बताएं आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, तो बखैर आज 10 अगस्त गुज़िश्ता, अब तकरीबन ख़त्म हो रही है 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आइन साज असम्बली की पहली नशिस्त हुई थी। अब ये मुझे उस दिन कोई मेरा दोस्त पूछ रहा था, मेरे दोस्त बुज़ुर्ग हैं, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, मुझसे पूछ रहे थे कि जी जब पाकिस्तान अभी मारज़ वजूद में ही नहीं आया तो उसकी असम्बली की सेशन कैसे पहले हो गई। तो पहली बात तो ये है कि अपनी तारीख़ से थोड़ा से वाकफ़ियत पैदा करें, थोड़ी सी कभी तहकीक कर लिया करें, किताबें पढ़ लिया करें। अंग्रेज़ ने बरे सग़ीर को आज़ादी अपने एक मंसूबे के तहत दी थी। एक लाया अमल अंग्रेज़ ने तय किया था कि जमहूरी अमल और जमहूरी इदारों के ज़रिए, जो जमहूरी इस्लाहात के ज़रिए, वो पहले मुख्तसर इख्तियारात वाली असम्बलियाँ बनाएंगे, फिर उन असम्बलियों के बाद अगली असम्बली में इख्तियारात का इजाफा कर देंगे, अल्टीमेटली एक ऐसी असम्बली बनाएंगे जिसको सेल्फ रूल दे दिया जाएगा और जिसको ये हक दे दिया जाएगा कि वो बरे सग़ीर का आइन बना सके। आइन साज असम्बली उसको कहा गया था। बरे सग़ीर की, इंडिया की जो मुश्तरका आइन साज असम्बली थी, उसकी पहली मीटिंग गालिबन नवंबर या दिसंबर 1946 में हुई थी। तो मुस्लिम लीग में उसमें बैठने से इनकार कर दिया था। ये खुतबा इलाहाबाद में हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो बुनियादी मुतालबा किया था, अब ये कुछ अक्सर इकबाल स्कॉलर जो हैं उन्होंने कभी खुतबा इलाहाबाद मुकम्मल पढ़ा ही नहीं हुआ। अल्लामा साहब ने उसमें जो आइडिया पेश किया था बुनियादी तौर पे, वो ये था कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सूबे हैं, 4 मुसलमान सूबे, उस वक्त कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, 4 मुसलमान सूबे थे, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और तब फ्रंटियर कहलाता था, अब KPK कहलाता है। इन 4 सूबों को जोड़ के एक सूबा बना दिया जाए, इनको आइन साजी का अलहदा इख्तियार दिया जाए। ईस्ट पाकिस्तान या ईस्ट बंगाल जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना, उसको अलहदा इख्तियार दिया जाए, अपनी आइन साजी अलहदा करे, और बाकी हिंदुस्तान जो है नॉन मुस्लिम इंडिया, वो अपनी आइन साजी अलहदा करे। ये अल्लामा साहब का बुनियादी मुतालबा था खुतबा इलाहाबाद में। और इस मुतालबे के तहत, इसी फार्मूले के तहत अंग्रेज़ ने आपको आज़ादी देनी थी कि बतदरीज असम्बलियों के इख्तियारात बढ़ाते जाएंगे। आखिर में जब वो समझेंगे कि आप इस काबिल हो गए हो कि खुद हुक्मरानी कर सकते हो, आपकी असम्बली को वो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और ये स्टेटस दे देंगे, इख्तियारात दे देंगे कि आप अपना आइन खुद बना सकते हो। आइन में आप चाहे इंग्लिस्तान से वाबस्तगी जारी रखो, चाहे इंडिया में मिल जाओ, चाहे अलहदा हो जाओ। ये अंग्रेज़ अल्लामा साहब का प्रपोजल था कि हमारी असम्बलियों को अलहदा कर दें, ईस्ट बंगाल की असम्बली को अलहदा कर दें, जो वेस्ट पाकिस्तान बने थे 4 सूबे मिला के, उनको अलहदा कर दें, और हम अपना आइन बनाएं, रेस्ट ऑफ इंडिया अपना आइन अलहदा बनाएं। ये सिंपल सी अल्लामा साहब की जो डिमांड थी, ये सीधी सी सिंपल सी बात थी कि हमें अलहदा कर दो हम। और ये इसका मतलब ये होता है कि आप अलहदा रियासत बना लें अपना। जब आप आइन बनाएंगे उसमें खुद मुख्तारी है आपके पास, आप जो मर्जी करें। ये अल्लामा साहब का मुतालबा था बुनियादी तौर पे। एक सेकेंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1946 में ये असम्बलीज इलेक्ट हो गई। ये इन असम्बलीज का इलेक्शन
जिस तरह आजकल का सेनेट का इलेक्शन होता है, सूबाई असेंबलियों ने खुद किया, यानी कि हर सूबे की अपनी असेंबली ने अपने अरकान को मुतनासिब नुमाइंदगी की बेस पे कि जितनी सीटें मुस्लिम लीग की थीं उनको उतने नुमाइंदे मुस्लिम लीग को मिले, पंजाब की असेंबली में जितनी दूसरी पार्टियों की थी उतने नुमाइंदे उनको मिले। इसी तरह बंगाल का हाल था, बंगाल में सारी सीटें मुस्लिम लीग जो मुस्लिम सीटें थीं वो सारी जीत गई थी। पूरे बरे सगीर में जो सारे इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे जितनी भी मुस्लिम सीटें थी, मुसलमानों की सीटें अलहदा होती थी जिनके लिए सिर्फ मुसलमान वोट डालते थे, और गैर मुस्लिमों की सीटें अलहदा होती थी, उनके लिए जनरल सीट्स कहते थे, उनके लिए बाकी लोग वोट डालते थे। आवाज़ आ रही है ना आपको? अभी तक किसी का नहीं आया कि आवाज़ नहीं आ रही। करीम बेग आवाज़ आ रही है तेनू? हाँ। तो बुनियादी तौर पे कायद आज़म ने और मुस्लिम लीग ने यह मुतालबा किया था कि जी हमारी असम्बलियाँ ही सिरे से अलहदा कर लें, हम जाने और हमारा काम जाने। ये 3 जून 1947 को अंग्रेज़ ने, माउंट बैटन प्लान उसको कहते थे, ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। आपका जो मुतालबा था उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी असम्बली अलहदा कर लेते हैं। आप, उसका मतलब ही ये था कि आपकी रियासत अलहदा हो गई है। ईस्ट पाकिस्तान वालों ने, ईस्ट पाकिस्तान असम्बली जो थी ईस्ट बंगाल, उसने ये फैसला किया कि हमने वेस्ट पाकिस्तान असम्बली के साथ एक असम्बली बनानी है। वो अलहदा होना चाहते उस वक्त हो सकते थे, पर वो हमारे साथ शामिल हुए। इस असम्बली की पहली नशिस्त जो थी वो 10 अगस्त 1900, ये 26 जुलाई को गालिबन नोटिफिकेशन जारी हुई कि असम्बली अलहदा कर दी जाएंगी। 10 अगस्त को उसकी पहली नशिस्त हुई। ये मैं पहली नशिस्त की ही रुदाद आज देख रहा था, 10 अगस्त। इसमें सबसे पहले एक आर्जी चेयरमैन को मुंतखब किया गया जो कि जनाब लियाकत अली ख़ान ने उनको प्रपोज़ किया कि ये मैं नाम पुटअप कर रहा हूँ। वो जोगिंदर नाथ मंडल साहब का था जो कि ईस्ट बंगाल से मुंतखब हुए थे, और उनका ताल्लुक दलित कहते हैं, जो अनटचेबल्स जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, अछूत, जिनको ये सबसे निचली ज़ात हिंदू मज़हब के लोग समझते हैं, वो उनका ताल्लुक उस तबके से था, या ज़ात बरादरी जो मर्जी कह लें उससे था। उनको पहला चेयरमैन मुंतखब किया गया। उनकी तकरीर हुई। उस दिन तमाम मेंबरान ने रजिस्टर साइन किए। ये मेरे सामने पड़ी हुई है किताब, अब मैं इधर आपको दिखाऊंगा तो वो उल्टी नज़र आएगी। और बेसिकली जो इसने कार्रवाई की गई वो, एक तो उन्होंने ये कार्रवाई की कि जी जो असम्बली के, क्योंकि रूल्स सारे बनाने पड़ते हैं, पहले पुरानी जो आइन साज असम्बली थी मुत्तहिदा इंडिया की, उसी के रूल्स पाकिस्तान असम्बली की हद तक उन्होंने अडॉप्ट कर लिए कि हम ये असम्बली करेंगे। और साथ ही उन्होंने जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असम्बली था, आइन साज असम्बली का जो सदर था, उसका जो इंतखाब था, उसके रूल्स वाजे किए। तो ये 3 चीज़ें असम्बली के पहले दिन हुई, जिनमें से पहली चीज़ जोगिंदर नाथ मंडल साहब का इंतखाब था बतौर सदर असम्बली। दूसरी चीज़ उनकी इंतखाब था, फिर उनका खिताब था, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ क्रीडेंशियल्स ऑफ साइनिंग ऑफ रजिस्टर। ये वैसे मैं 10 सफ़े की किताब है, ये पहला जो इसका हिस्सा है पार्लिमानी डिबेट्स का, वो मैं फेसबुक पे भी लगा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। इससे लिस्ट आप नाम देख सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें उस दिन असम्बली सेशन में हुई। चेयरमैन का इंतखाब, टेम्पररी चेयरमैन का इंतखाब, चेयरमैन का खिताब, प्रेजेंटेशन ऑफ क्रीडेंशियल्स एंड साइनिंग ऑफ रजिस्टर, कि जिन लोग जो लोग उस असेंबली के मेंबर थे उन्होंने अपने वो रिजल्ट दिखाए कि हम जीते हैं फलाने हल्के से, या जो भी वो हल्का तो नहीं था, असेंबली हल्का था उसका, प्रोविंशियल असेंबली। और बाकी जो चीज़ें थी उन्होंने दस्तखत किए रजिस्टर पे एज मेंबर। बाकी जो पुराने रूल्स थे असेंबली के, उनको ही असेंबली की रूल्स के तौर पर अडॉप्ट किया, वेस्ट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की आइन साज असेंबली के रूल्स के तौर पे। अब जो मज़ेदार बात है, जो मुझे बहुत मज़ेदार तो नहीं कह सकते, आप दिलचस्प कह लें, जो सबसे दिलचस्प बात है वो इस असेंबली के अरकान की लिस्ट है। ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, ये मैं शाया कर सकता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से असहाब कौन कौन से इलाकों से मुंतखब हुए थे। ये ईस्ट बंगाल की इस असेंबली में 44 सीट्स हैं। ये टोटल 69 सीट्स बनती हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की 3 सीटें हैं, सिंध की 4 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 1 सीट है।
क्योंकि तब बलूचिस्तान का मेजॉरिटी हिस्सा कलात रियासत का हिस्सा था, प्रिंसली स्टेट था, वहाँ पे सिर्फ एक ही सीट थी। और पंजाब की 17 सीटें 17 सीटें थीं, जिनमें से 4 मेंबरान गालिबन इंडिया चले गए थे, तो वो सीटें वैकेट हो गई थी। तो 14 मेंबर्स वेस्ट पंजाब के थे जो हमारे हिस्से में पंजाब आया। तो इसमें जो बहुत दिलचस्प बात है, मुझे खुशी हुई है देख के, फ़ख्र हुआ है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पंजाब की नशिस्त से मुंतखब हुए थे, और साथ उनके सरदार अब्दुर्रब निश्तर जिनका ताल्लुक NWFP से था। ये दोनों असाब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार अब्दुर्रब निश्तर, पंजाब से मुंतखब हुए थे। ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है। मेरे एक भाई मौलाना मशहूद कासमी साहब हैं, उन्होंने मुझे ये भेजी है लिस्ट, तो अगर इसमें कोई गलती है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। खैर, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त वैसे लिस्ट है, आपस की बात है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पंजाब से मुंतखब हुए हैं, सरदार अब्दुर्रब निश्तर भी पंजाब से मुंतखब हुए हैं। बंगाल से जो 44 मेंबर्स मुंतखब हुए थे इस असेंबली में, उनकी ऑल्दो पार्टी एफिलिएशन तो नहीं दर्ज, पर यहां से यह जाहिर जरूर होता है कि 4 ऐसे मेंबरान थे जिनको खुसूसी तौर पे बंगाल से मुंतखब करवाया गया था, ईस्ट पाकिस्तान से मुंतखब करवाया गया था। हाँ, ये मैं बता दूं कि इस असेंबली की सारी नशिस्तें जो थी वो ऐसे इलाकों से थी जो कि जोग्राफियाई तौर पर वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा थी। ये कहना कि जी वो लोग अपनी सीटें इंडिया छोड़ आए थे, ये दुरुस्त नहीं है। वो सेनेट की तरह सूबाई असम्बलियों ने मुंतखब की थी। ईस्ट बंगाल की सूबाई असम्बली ने 44 मेंबर्स मुंतखब किए थे, और बाकी जो वेस्ट पाकिस्तान था उन्होंने बाकी मेंबर्स मुंतखब किए थे। 36 टोटल बनते हैं इसमें, तो जो वेस्ट पाकिस्तान से मुंतखब हुए थे। तो जो बंगाल की लिस्ट है, इसमें मेरे नज़दीक 3 या 4 ऐसे नाम हैं जो कि खुसूसी तौर पे, जिन पे कायद-ए-आज़म बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे, जिनको कायद-ए-आज़म ने खुसूसी तौर पर ईस्ट पाकिस्तान से मुंतखब करवाया था, और जो कि पहली आइन साज असम्बली के मेंबर थे। इनमें से 3 असहाब पहली वफाकी काबीना के मेंबर थे, एक उनमें से बंगाली थे, 2 आप कह सकते हैं कि पंजाबी थे। जनाब लियाकत अली खान, इनको भी बंगाल से मुंतखब किया गया, और जनाब मलिक गुलाम मोहम्मद, जिनके खिलाफ बहुत लोग बातें करते हैं, कभी उनकी भी चीज़ें, ये जो जमहूरियत का कातिल उनको कहते हैं ना, कभी उस असेंबली की थोड़ी सी रिकॉर्ड भी पढ़ लें जिस असेंबली को उन्होंने डिज़ोल्व किया था, और वो मुनीर रिपोर्ट भी पढ़ लें। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने असेंबलियाँ इसलिए डिज़ोल्व की थी क्योंकि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो एंटी कादियानी मूवमेंट थी उस दौर में, उसको हैंडल नहीं कर सका था, और 17-18 लोगों की जानें ज़ाया हो गई थी, शहीद हो गए थे लोग। वो इस वजह से वो असेंबली डिज़ोल्व की गई थी, जो गुलाम मोहम्मद। खैर, और यार वो अब अलहदा बात है। आज हम और वो 8 साल वो असेंबली बैठी हुई थी, उसने कुछ भी नहीं किया था, आइन नहीं बनाया था। बहरकैफ, इसमें 2 अफराद जो मुझे नज़र आ रहा है बादियुन नज़र प्राइमा फैशाए, जिनका ताल्लुक पंजाब से था, एक जनाब गुलाम मोहम्मद थे और दूसरा जनाब लियाकत अली खान साहब थे, जिनका बंगाल से ताल्लुक नहीं था। पर ये दोनों अशखास कायद-ए-आज़म के मोतमिद थे, कायद-ए-आज़म उन पर बहुत एतमाद और भरोसा करते थे। उस वजह से कायद-ए-आज़म ने इन दोनों साहब को बंगाल से खुसूसी तौर पर मुंतखब करवाया। और जो एक और नाम इस लिस्ट में मुझे नज़र आता है वो है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब का। मौलाना का ताल्लुक गालिबन सेंट्रल इंडिया से था, मसलक उनका मेरा ख्याल है वो देवबंद से ताल्लुक था, पर कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग के बहुत बड़े सपोर्टर थे। अब कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त वाली तकरीर के बारे में तो इंशाअल्लाह मैं कल बात करूंगा। ये जो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान से मुंतखब करवाया था मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म ने, इसकी वजह मेरे नज़दीक सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि उनकी जो इस्लामी कवानीन के ऊपर गिरफ्त या मतलब है नॉलेज थी, उसका कायद-ए-आज़म पाकिस्तान की आइन साजी में किरदार देखना चाहते थे। अगर कायद-ए-आज़म वाहिद इस तरह की, जिस तरह के ये लगड़ बगड़ लिबरल कहते हैं कि जी सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, अगर वो सेकुलर पाकिस्तान उन्होंने आइन सेकुलर बनाना होता तो उनको उलमाए कराम को आइन साज असेंबली में शामिल करने की क्या ज़रूरत है? मुझे बता दें, कोई और वजह है आपके पास?
इलेक्शन हम जीत चुके थे। पूरे बरे सगीर में मुस्लिम लीग 86% गालिबन सीटें जीत चुकी थी। कोई इलेक्शन तो था नहीं जिसके लिए आज जिस तरह वो कहते हैं कि जी वो फलां मौलाना को सेनेट में टिकट इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी जमात के सारे अफराद उस जमात को वोट डाल दें जिसने उनको सेनेट का टिकट दिया। तो तब तो वो सब कुछ हो चुका था, हमें ज़रूरत नहीं थी किसी ऐसे लोगों की या ऐसी जमात के वोटों की। इलेक्शन हम जीत चुके थे, इलेक्शन हो चुके थे। मेरे नज़दीक मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को इस असम्बली का रुकन बनाना, उसका मकसद, और कायद आज़म ने खसूसी तौर पे इन लोगों की फाइनलाइज की थी लिस्ट के किन अफराद को मेंबर बनाना है कंस्टिट्यूंट असम्बली का और किन को नहीं बनाना। तो मेरे नज़दीक मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को मेंबर बनाने की वाहिद वजह ही ये थी कि इस्लामी जो कवानीन हैं या इस्लामी शिकें जो उस आइन में कायद आज़म डालना चाहते थे, उस हवाले से सही रहनुमाई या जो नॉलेज है वो असम्बली को मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब मुहैया कर सकें। तो मेरी तो पाकिस्तान, आज मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, अभी भी मुझे कुछ साहब ने इंटरव्यू करने के लिए मिलने आना है। मैं माजरत खा हूँ, मुझे रोज़ लोगों के फ़ोन आते हैं कि जी हमारी वो प्रोग्राम में हिस्सा ले लें, जूम कॉन्फ्रेंस में आ जाएं, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो मैसेज तो मैं रोज़ रिकॉर्ड करता हूँ सारी सारी रात बैठ के, अब पता नहीं मुझसे कितने होते हैं, कितने बीच में रह जाते हैं, पर मैं भी आखिर इंसान हूँ, विद इन लिमिटेशंस ही मुझे करना पड़ता है। तो आज मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। कल मैं कोशिश करूँगा कि 11 अगस्त की जो कायद आज़म की तकरीर है उस पर भी रोशनी डाल लूँ। मेरे पास ये उस सेशन का भी, नशिस्त का भी, जो असम्बली की 11 अगस्त की नशिस्त थी, उसका भी मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। उस दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सदर मुंतखब किया गया था, मुस्तकिल सदर पाकिस्तान की आइन साज असम्बली का। उनके इंतखाब हुआ था अनअपोज्ड, उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ था, वो जीत गए थे बिला मुकाबला। और कायद आज़म ने जब वो सदारत का ओहदा संभाल लिया, कुर्सी संभाल ली, आई विल नाउ रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू टेक द चेयर। लाउड अपलॉज। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना accompanied by the Honorable Mr. Liaquat Ali Khan and the Honorable Sardar Abdul Rabb Khan Nishtar went up to the dais and occupied the chair amidst loud applause। यानी कि जो आर्जी सदर आज मुंतखब हुआ था, उसने 11 अगस्त को सुबह जब कायद आज़म का इंतखाब हो गया बतौर सदर आइन साज असम्बली, तो उन्होंने कायद आज़म को रिक्वेस्ट की कि आप आके सदारत की कुर्सी संभालें। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब सदारत की कुर्सी संभालने गए तो उनके 2 करीब तरीन साथी उनके साथ गए उनको कुर्सी तक छोड़ने, जनाब लियाकत अली ख़ान और जनाब सरदार अब्दुल रब निश्तर। वो भी क्या लम्हा होगा तालियों की गूंज में। बाहर कैफ। तो कायद आज़म के इंतखाब के बाद कुछ फाजिल मेंबरान ने उस असम्बली के मुबारकबाद के पैगाम दिए, जिनमें पहले लियाकत अली ख़ान साहब हैं, फिर किरण शंकर रॉय साहब हैं। ये खातून नहीं है, ये इंडियन कांग्रेस पार्टी के गालिबन, हाँ जी, ये इंडियन कांग्रेस पार्टी के सदर थे बंगाल के गालिबन। उन्होंने कहा जी सेकुलर होना चाहिए, हमें मंदिरों में जाने से डर लगता है, इस तरह की बातें। फिर MA खुरो साहब जो कि सिंध के वज़ीर आला थे गालिबन, उस वक्त सिंध से मुंतखब नुमाइंदे थे, उन्होंने मुबारकबाद की तकरीर की। फिर जनाब अबुल कासिम खान साहब ने मुबारकबाद की तकरीर की। फिर मोहतरमा बेगम जहान आरा शाहनवाज जो कि डायरेक्ट मतलब है वो सेनेट की तरह मुंतखब हुई थी, विमेन सीट नहीं थी, रेगुलर सीट पे मुंतखब हुई थी बेगम जहान आरा शाहनवाज साहब। इन्होंने तकरीर की कायद आज़म को मुबारक देने की। इसके बाद कायद आज़म का 11 अगस्त का उस आइन साज असम्बली से खिताब है। ये 3.5 सफ़े का खिताब है, इस पर मैं तफसील से कल सारी आपको रोशनी डाल दूंगा। ये 3.5 सफ़े की तकरीर है और इसकी इब्तदा में ही कायद आज़म ने फरमाया है कि ये कोई बाज़ाब्ता या सोचा समझा वो क्या कहते हैं लाया अमल नहीं है, ये जो कुछ भी मेरे जहन में आता जाएगा मैं उसी तरह बताता जाऊँगा। इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू कल करूँगा इंशाल्लाह, पर और मैं कोशिश करूँगा कि सुबह मैं कम अज़ कम ये जो 11 अगस्त वाली तकरीर वाला कायद आज़म का हिस्सा है इस कार्रवाई का, ये जो है कंस्टिट्यूएंट असम्बली का जो पहला ये जो दूसरा दिन था 11 अगस्त, मैं कोशिश करूँगा कि इसको मुकम्मल तौर पे
कल सुबह या आज रात को फेसबुक पे लगा दूं ताकि मेरी गुफ्तगू से पहले आप सब इसको पढ़ सकें। जिस तरह वो उस्ताद स्कूल में कहते हैं ना कि ताड़ा होमवर्क है कि कल आन तो पहले ए पढ़ लेना तुसी। खैर पंजाबी में तो नहीं कहते होंगे, ऑफ कोर्स उर्दू में कहते होंगे, पर खैर बहुत मेरे तो दिल को लगती हैं ये बातें जब मैं ये रूदाद पढ़ता हूँ कि जिन लोगों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके साथियों ने इस रियासत की बुनियाद रखी थी, उनकी कितनी मेहनत और लगन थी इस रियासत के साथ, इस रियासत के लोगों के साथ। कभी पढ़े इन चीज़ों को, कभी कायद आज़म की ये मैं तकरीरें पढ़ रहा था, ये मुझे उस दिन को पूछ रहा था ये किताब कहाँ से मिलती है। ये हुकूमत पाकिस्तान का एक ज़ैली इदारा है बज़्म इकबाल, यहाँ पे ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान के पीछे वाक़या है, CM हाउस पंजाब के नज़दीक है। ये उन्होंने शाया की हुई है 1996 में। इसका नाम है स्पीचेस स्टेटमेंट्स एंड मैसेजेस ऑफ द कायद आज़म। ये वॉल्यूम 4 है जिसमें 1946 से 1948 के कायद आज़म के बयानात और तकरीरें हैं। कभी पढ़ लें। ये जो लिबरल लगड़ बगड़ इस 11 अगस्त की तकरीर की 4 लाइनों को, जो कि आपस में जुड़ी हुई भी नहीं है, एक लाइन एक पैराग्राफ से है, 2 लाइनें दूसरे पैराग्राफ से हैं, उन 2 हिस्सों को जोड़ के कहते हैं जी ये कायद आज़म का मुस्तकबिल का विजन है। मेरे नज़दीक ये दुरुस्त नहीं है। उसमें ज़रूर जो कायद आज़म ने सुनहरी बातें की हैं, बहुत अजीम बातें हैं। पहली चीज़ जो 4 चीज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने आपको मोहतात किया है, खैर इसकी मैं कल तकरीर कर दूंगा, वो करप्शन, ब्राइबरी, अकरबा परवरी और ब्लैक मार्केटिंग है। उनको आप भूल जाते हैं, उनका जिक्र ही नहीं करते और आ जाते हैं जी कायद आज़म सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे। अफसोस है यार, थोड़ी सी कायद आज़म की सोच और विजन को समझने की कोशिश करें। कभी पढ़ें कायद आज़म के सारे बयानात जो आखिरी 3 सालों में है, वो एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जैसा अलामा साहब चाहते थे। अलामा साहब ने कायद आज़म को खतूत में लिखा था कि जहाँ पर भी हम हुकूमत कायम कर सकें, हमें चाहिए कि हम शरीयत का नफाज करें, पर शरीयत को पहले वक्त के तकाज़ों के साथ हम आहंग बनाएं इज्तिहाद के ज़रिए। ये अलामा साहब की कायद आज़म को तहरीर थी। और कायद आज़म के जो सारी तकारीर हैं आप कभी पढ़ें। अमेरिका के जो मीडिया थी उसने कायद आज़म से पूछा था कि मुस्तकबिल का लाया ये आइन जो है पाकिस्तान का किस तरह का हो, तो कायद आज़म ने जवाब दिया कि ये मेरा फ़ैसला नहीं है, ये आइन साज असम्बली का फ़ैसला है कि वो अपने लिए क्या चुनते हैं, पर मुझे यकीन है, ये कायद आज़म के अल्फाज हैं, कि वो आइन जो होगा उसकी बुनियाद इस्लामी कवानीन या शरीयत होगी। कायद आज़म के अल्फाज हैं। एक जगह से ज़्यादा कई जगह पे तकरीर की हुई, कायद आज़म ने यह बयान दिया हुआ, इंटरनेशनल मीडिया को दिया हुआ, लोकल मीडिया को दिया हुआ। उनका यही कायद आज़म का जो विजन था वो ये था कि ऐसा इस्लामी पाकिस्तान हो जहाँ पर मुसावात और बराबरी हो, अक़लियतों के भी उतने ही हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ उनको मुहैया हो जिस तरह हर पाकिस्तानी शहरी को होता है। अक़लियतें भी पाकिस्तान के साथ बराबर, पाकिस्तान में अक़लियत कहना भी लफ्ज़ जो है ना वो मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है, वो प्रॉपर लफ्ज़ जो है वो गैर मुस्लिम है। कि ऐसा पाकिस्तान बनाए, ऐसा पाकिस्तान हो। कायद आज़म की जो विजन थी वो ये थी कि ऐसा पाकिस्तान हो जिसमें गैर मुस्लिमों की भी बराबर का दर्जा हो, मुसलमानों के साथ उतने ही उसी तरह हकूक़ हों और उसी तरह उनका और उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये कायद आज़म की विजन थी, कम अज़ कम मेरे नज़दीक और मेरी तहकीक के मुताबिक। कोई मुझे गलत साबित कर सकता है, ये कायद आज़म की तकारीर पड़ी हुई हैं, ये को मैंने या मेरे बाप ने नहीं लिखी, ना हमने शाया करवाई हैं, बज़्म इकबाल ने शाया की हैं। ज़रूर बज़्म इकबाल एक हुकूमत पाकिस्तान का ज़ैली, हुकूमत पंजाब का ज़ैली इदारा है। इससे हमारा, मैं इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक दफ़ा रहा हूँ, तो मैं जब उधर जाता था तो सिवाय तनख्वाहों की सैंक्शन करवाने के और कुछ भी नहीं करते थे। तो मैंने आइंदा उसकी मेंबरशिप, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मेंबरशिप से माजरत कर ली थी, पर इदारा ज़रूर मौजूद है। ये किताब भी, ये 4 वॉल्यूम्स में है, ये 4थी वॉल्यूम है। ये किताब भी वहाँ पे दस्तयाब है, होगी उनके पास, मुझे नहीं पता उनका वहाँ पे कोई सेल्स पॉइंट है कि नहीं। ये मैं नेट पे भी देख रहा था, वो जो इकबाल सोसाइटी वाले हैं वो अपने अल्लामा इकबाल वाले पेज पे भी ये किताब शायद उन्होंने फ़रोख्त के लिए लगाई हुई है, वरना गूगल में आप सर्च कर लें। इसका नाम है सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स, स्पीचेस, स्टेटमेंट्स एंड मैसेजेस ऑफ द कायद आज़म, कलेक्टेड एंड एडिटेड बाय खुर्शीद अहमद खान यूसुफी साहब। कमाल एडिट है वैसे। अखबारों के बयान, प्रेस स्टेटमेंट्स, तकारीर, जितनी भी कायद आज़म की तकारीर उनको मिल सकती थी, वो सारी बयानात, जो कुछ भी मिल सकता था वो सारा इन्होंने कंपाइल किया। वो ज़रूर मंगवा के पढ़े, देखें कायद आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। एक मैं वैसे ज़रूर, जो मैं हर दफ़ा समझता हूँ
ज़रूरी, वो कायद आज़म की तकरीर थी बार काउंसिल के सामने। अब मैं इस वक्त मुकम्मल तकरीर अगर सुनाऊंगा तो काफ़ी वो लंबा हो जाएगा, पर यह तकरीर ईद मिलादुन नबी के दिन थी और कायद आज़म का इसका जो लुब्बे लुबाब है वो है ही ये। मैं आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ के सुना ही देता हूं। टुडे वी मीट हियर in a small body to pay tributes to the great man Hazur sallallahu alaihi wasallam, for not only he has reverence of millions but also commands the respect of all the great men of the world. What tribute can I, a humble man, pay to this great man? ये कायद आज़म कह रहे हैं कि मैं एक हम्बल शख्स, आम शख्स, इतनी अजीम शख्सियत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह तारीफ कर सकता हूं। आगे फरमाते हैं, द प्रॉफिट वॉज अ ग्रेट टीचर, ही वॉज अ ग्रेट लॉ गिवर, ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन एंड ही वॉज अ ग्रेट सॉवरेन हु रूल्ड। नो डाउट देर आर मेनी पीपल हु डू नॉट क्वाइट अप्रिशिएट व्हेन वी टॉक ऑफ इस्लाम। Islam is not only a set of rituals, traditions and spiritual doctrines. Islam is also a code for every Muslim which regulates his life and his conduct in even politics and economics and the like. It is based on the highest principles of honor, integrity, fair play and justice for all. ये इस्लामी कवानीन की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की कायद आज़म बात कर रहे हैं। अब तर्जुमा अगर मैं करना शुरू कर दिया तो फिर लंबा हो जाएगा और मैं शायद जज्बाती हो जाऊं, तो इसलिए मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूं। One God and the equality of manhood is one of the fundamental principles of Islam. ये कायद आज़म के अल्फाज हैं। In Islam there is no difference between man and man. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जो हज पे खुतबा था। In Islam there is no difference between man and man. The qualities of equality, liberty and fraternity are the fundamental principles of Islam. कायद आज़म के अल्फाज हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये आगे वो जो अखबारी नुमाइंदे का तबसरा है वो ये है, द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑब्जर्व्ड दैट द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिंपल अकॉर्डिंग टू दोज टाइम्स. He was successful in everything that he put his hand to, from as a businessman to as a ruler. He said that the Prophet was the greatest man, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the greatest man that the world had ever seen. अच्छा, ये लोग, ये कायदे आज़म ये बातें करते हैं और लोग इनको सेकुलर कहते हैं। अच्छा, शाबाश है, पेड़ मारने को दिल करता है ऐसे बेवकूफ़ लिपर लकड़ बकड़ों को। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा सा। He said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the greatest man the world had ever seen. 1300 years ago he laid the foundations of democracy sallallahu alaihi wasallam. ये कायद आज़म की सोच और ख्यालात थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। पढ़ लें, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, ये सिविल एंड मिलिट्री गज़ेट जो उस वक्त का सबसे बड़ा अंग्रेज़ का अखबार था लाहौर का, ये उसने ये खबर शाया की हुई है, ये उसकी खबर मैं इस किताब में से पढ़ रहा हूँ। और इसमें कायद आज़म ने यही फरमाया है कि इस्लाम बराबरी और मुसलमानों और गैर मुसलमानों सब के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और यही हम पाकिस्तान में चाहते हैं। गैर मुस्लिमों को शरीयत से डरना नहीं चाहिए या इस्लामी कवानीन से डरना नहीं चाहिए। इस्लामी कवानीन ही उनको और इस्लाम का जो बुनियादी जज्बा है वही उनको तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो आ रही है आवाज़ ना उन, चलो वेरी गुड। मैं यही समझ रहा था कि सारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आखिर में मुझे पता चलेगा आवाज़ ही नहीं गई किसी को। बट बार कैफ कल इंशाल्लाह मैं कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर पर भी बात करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो कम से कम पहला हिस्सा है 11 अगस्त की वो कायद आज़म की जो आइन साज असम्बली की नशिस्त हुई थी उसका जो पहला हिस्सा है उसको मैं कल फेसबुक पे लगा दूं। दूसरे हिस्से में जनाब लियाकत अली ख़ान साहब ने पाकिस्तान का परचम असम्बली में पेश किया था और असम्बली ने उसको अप्रूव किया था। वो एक अलहदा हिस्से में मैं
1-2 दिन के बाद लगा दूंगा। वो जनाब लियाकत अली ख़ान की तकरीर का मैं तर्जुमा करना चाहता हूँ उर्दू में। वैसे तो कायद आज़म की तकरीर का भी मुझे करना चाहिए, पर वो बहुत तवील हो जाएगा काम। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ जैसे भी हो सका। तो खैर कभी वो समझने की कोशिश करें हज़रत अल्लामा के दिल में क्या था और जनाब कायद आज़म की काविश और विज़न क्या थी। कोई मुश्किल नहीं है, कायद आज़म की सारी तकारीर मौजूद, 11 अगस्त का सारा रिकॉर्ड मौजूद मेरे पास। कोई भी असम्बली होती है, पंजाब असम्बली है, नेशनल असम्बली है, किसी मुल्क की भी सेनेट है, उसकी सारी कार्रवाई जो होती है ना वो उसी वक्त कलम बंद कर ली जाती है। ऑडियो रिकॉर्ड हो ना हो, अल्फाज कलम बंद लिख लिए जाते हैं, लिख के उसको शाया कर दिया जाता है उसी दिन, और जो सारे मेम्बरान होते हैं उनसे वो करेक्शन करवाई जाती है। तो कायद आज़म की तकरीर इस किताब में, ये जो आइन साज असम्बली की रुदाद है, मेरे पास वो लादा किताब भी पड़ी हुई है, उसमें मौजूद है सारी। ये लोग कहते हैं जी चोरी कर ली, तकरीर गायब कर दी, वो क्या ज़रूरत है, सारा रिकॉर्ड है। उसमें कोई कायद आज़म ने ऐसी बात नहीं की हुई जिससे ये जाहिर हो कि पाकिस्तान वो सेकुलर चाहते थे। इसमें सिर्फ यही बात है कि आइन के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक अक़लियतों का और उनकी इबादतगाहों का हर जगह तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और यही कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि इस्लाम की हिदायत फरमान भी यही है कि हम तमाम गैर मुस्लिमों के हकूक़ का और उनकी इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करें। बाकी चीज़ें फिर कभी, आज के लिए काफ़ी हो गया, ठीक है। हाँ जी, कल यह साइड यार खुतबा इलाहाबाद की मैं वही आपको बात बता रहा हूँ भाईजान। खुतबा इलाहाबाद को नवीद भाई दोबारा समझ लें, अभी आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया। खुतबा इलाहाबाद में 2 जोन्स में, 3 जोन्स में इंडिया को डिवाइड करने की आइडिया है। जो वो शुरू वाला हिस्सा पढ़ लेते हैं ना कि ये अल्लामा साहब ने कहा है कि मैं ये इन्विजेज करता हूँ कि पंजाब के पी के सिंध और बलूचिस्तान को एक सूबा बना दें। वो यही कह रहे हैं, अंग्रेज़ का जो फार्मूला था वो सूबों के ज़रिए खुद मुख्तारी देना। खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा साहब ने यही कहा है कि इनको एक सूबा बना दें, ईस्ट बंगाल को, ईस्ट पाकिस्तान को एक सूबा बना दें और दोनों सूबों को हक़ खुद इरादियत अलग कर दें बाकी इंडिया से। तो इसमें ईस्ट पाकिस्तान का भी उतना ही जिक्र है जितना वेस्ट पाकिस्तान का जिक्र है, ठीक है नवीद भाई। इस पर भी इंशाल्लाह कल मैं सिर्फ 11 अगस्त की जो रुदाद है इब्तदाई असम्बली की, उस पर गुफ्तगू करूँगा इंशाल्लाह। बाकी मुल्की हालात जो हैं वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। कोरोना से हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, आपस की बात है। मैंने तो अभी तक टीका नहीं लगवाया, मुझे डर लगता है। तो मैं तलाश कर रहा था सिंगल डोज कहीं से लग जाए, तो सिंगल डोज वाले यहाँ पे सिर्फ वो जो है एक हस्पताल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे वालिद की वहाँ पे वफ़ात हुई थी, सिर्फ वो लगाते हैं। तो मेरा वहाँ पे जाने को दिल नहीं करता, वहाँ पे जाके लगवाना पड़ता है, कार आके नहीं लगाते। तो मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं करता, मेरी बहुत सारी तल्ख यादें वहाँ बसना है उस इदारे से। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखें, हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को। और मेरे तमाम जो भी जहाँ पे भी लोग मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं उन सबको हिफ्ज़ व अमान, अपने अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखें। तमाम मरहूमीन की मग़फ़रत फ़रमाए, पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए। थोड़ी सी तहक़ीक़ कर लिया करें। मैं अक्सर देखता हूँ, अब मैं वो मेरे भाई हैं, उन्होंने मेरी तस्वीर पे मेरे भाई का नाम लिख दिया था। हाँ, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, फिर कहेंगे जी आपने चलें कोई बात नहीं, चलें ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। यस।